बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो लेक्चर का हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिकली इंडक्टेंस। और ये तकरीबन बनता है आपका एक थर्ड लास्ट चैप्टर। एक तो नहीं, थर्ड लास्ट चैप्टर बनता है। और इस चैप्टर को आज हम कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम कवर कर सकते हैं करें। इसके जो मेजर टॉपिक्स हैं, आई एम गोइंग टू शेयर दोज टॉपिक्स इन दिस लेक्चर। और उसके बाद जो है आगे हम फर्दर देखते हैं कि इसमें हमें क्या चीज़ करने की ज़रूरत है और फर्दर क्या चीज़ इसमें बाकी रह जाएगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर टुडे। इंडक्टेंस, जैसे कि आप सब देख रहे हैं, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है। और सिलेबस आउटलाइंस के अकॉर्डिंग भी आपको पता चल गया होगा कि मैं ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। और जब हम इसको स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है, ठीक है, वो आती है इंडक्टेंस की डेफिनेशन। इंडक्टेंस या इंडक्टर बेसिकली होता क्या है, पहले तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इंडक्टेंस की, तो बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको ये अंदाज़ा होता है कि ये एक सोलेनॉइड टाइप चीज़ है। सोलेनॉइड की मिसाल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ बिकॉज जब भी आप लोगों ने इससे पहले इंट्रोडक्शन लिया हुआ है, एक सेकंड, जो मैं कर्सर को अपना वो कर लूँ, हाँ जी अब ठीक है। तो सोलेनॉइड की मैं एग्जांपल आपको इसलिए दे रही हूँ बिकॉज जब भी आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन लिया हुआ है एक कॉइल का, तो उसको हमने सोलेनॉइड की टर्म्स में ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है ना। तो इंडक्टर या सोलेनॉइड जो है, इसमें कोई खास बेसिकली फर्क नहीं है। जैसे कि आप इस वक्त नीचे भी देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये जो मैंने एक शेप आपके साथ डिस्कस की है या कंसिडर की है और रखी है आपके सामने, ये एक सोलेनॉइड ही की हमारे सामने जो है वो तस्वीर है। इंडक्टर भी बेसिकली सोलेनॉइड ही होता है। सिर्फ थोड़ा सा अगर मैं अपने ओन पे आपको ये डिफरेंस बताना चाहूँ तो मैं इस ये कह सकती हूँ कि एक इंडक्टर एक कॉइल है, बिल्कुल वैसे जैसे एक सोलेनॉइड होता है। लेकिन नॉर्मली हम सोलेनॉइड के अंदर कोई आयरन फिलिंग भी रख सकते हैं। इंडक्टर जो है उसमें हम सिर्फ एयर को रखते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों में एक मुझे एक माइन्यूट सा बाल बराबर फर्क नजर आता है, अदरवाइज दोनों चीजें आपकी सेम है। ठीक है, तो सोलेनॉइड और इंडक्टर में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये हो सकता है कि इंडक्टर के अंदर हमेशा हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हवा रखी जाए, यानी कि एयर हो। और नॉर्मली जो है वो हमारे पास जो सोलेनॉइड उसमें हम एयर फिलिंग भी, सॉरी, ये आयरन की फिलिंग भी रख सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल इस तरह की जब भी कोई शेप हमारे पास आती है गर्ल्स, तो उसको हम इंडक्टर कहते हैं। और इंडक्टर को हम जब सिंबल वाइज शो करते हैं तो सिंबल इंडक्टर का ये स्पाइरल टाइप सोलेनॉइड है। और इंडक्टेंस को हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टेंस और इंडक्टर जो लेदर वर्ड्स हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर का जो सिंबल है वो आपके पास ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। और कैपेसिटर की क्या होती है, कैपेसिटेंस, तो उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही इंडक्टेंस भी हमारे पास एक चीज़ है। और ये इंडक्टेंस जो है ये क्या चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम, जैसे कि आप देख भी सकते हैं, इसकी सारी डेफिनेशन आपके सामने है कि एन इंडक्टर सच एज एन आइडियल सोलेनाइड होता है। ये सोलेनाइड है, ठीक है, कैरिंग अ करंट आई दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी इन इट्स इंटीरियर। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी सोलेनाइड की टर्न्स के अंदर से करंट आई पास करता है, ठीक है, ये आपके पास लेट्स सपोज करंट है। और अगर ये यहाँ से एंटर हो रहा है तो ये इसकी जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन ऑफ करंट है। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट यहाँ से हमारे पास एंटर हो रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके इंटीरियर में किस तरह होगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और इसके लिए हम जो रूल अप्लाई करते हैं वो राइट हैंड का ग्रिप रूल होता है, जिसको हम सोलेनाइड रूल भी कहते हैं। ग्रिप रूल या सोलेनाइड रूल, जिसमें आप लोगों ने अपनी जो उंगलियां हैं, यानी कि फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड, उनको करंट की डायरेक्शन में रखना होता है। और थंब जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। और मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा पोल बताता है, नॉर्थ पोल बताता है। ठीक है ना। तो यहाँ वाला जो दूसरा पोल होगा वो डेफिनेटली साउथ पोल होगा। ये तमाम चीजें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जब हम इंडक्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो एल यानी कि इंडक्टेंस क्या चीज़ है, इट इज डिफाइंड टू बी द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट रिलेट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको यूं समझना चाहें तो ये क्या चीज़ है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जो होगा वो ई एल होगा। यहाँ पे हम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है आज तक वो उसको ई से रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इंडक्टर को ले रहे हैं इस चैप्टर में, तो इंडक्टर की रेफरेंस की वजह से हमने ई को, यानी कि बैक ईएमएफ को या इंड्यूस्ड ईएमएफ को, जिसको हम नॉर्मली एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते थे, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ को यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ई एल बना दिया। ठीक है, ये वही इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसको आप फैराडेज लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चूंकि क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से पैदा होता है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्यों चेंज होगा, अगर यहाँ पे किसी तरीके से करंट चेंज होना शुरू हो जाए,
मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इस के अंदर से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो चेंज होगा। और जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडे लॉ कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो यहाँ पे पैदा होगा उसको हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे इंडक्टर ले रहे हैं इस चैप्टर में, तो हमने उसी चीज को क्या बना दिया, ई एल बना दिया। ई एल का मतलब सिर्फ क्या है कि हम एक सोलेनोइड इंडक्टर की बात करें, होता बेसिकली वही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये ई एल जो है वो किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर है, ठीक है। और ये हमने देखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर। ऑफ कोर्स कि जब करंट आपके पास चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, बिकॉज आपको पता है कि जब भी हम सोलेनोइड की बात करते हैं तो सोलेनोइड के अंदर या इंटीरियर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे पास, वो होता है म्यू नॉट एन आई, ठीक है। अब एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और ये आई। ये चीज आपको क्या बता रही है कि एन और म्यू नॉट दोनों कांस्टेंट है, तो बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के साथ। इसका मतलब है कि अगर करंट चेंज होगा तो बी चेंज होगा, और अगर बी चेंज होगा तो फिर आपका फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स जो है वो आपको पता है कि बी पे डिपेंडेंट है। तो यूं करते करते हम ईएमएफ और करंट का रिलेशन बनाने में कामयाब हो गए। अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे आपको चाहिए वो है यहाँ पर एल, और इसी एल को हमने डिफाइन किया है कि ये ई एल, यानी कि बैक ईएमएफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को उसमें क्या करता है, प्रोपोर्शनल करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको डिफाइन कर लिया। एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें एल का जो इक्वेशन बनती है तो वो क्या बनेगी, आपने सेकंड में भी पढ़ी हुई, दिस इज द बैक ईएमएफ, ठीक है। और उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास आ जाएगा डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी आ जाएगा यहाँ पर, तो उसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ई एल का मतलब है यहाँ पर हमारे पास ई एम एफ है, और ई एम एफ का यूनिट हमेशा क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। ऊपर तो वोल्ट आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा यहाँ पर एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब आप इस सेकंड को उठा के ऊपर लेके जाएंगे तो ये यूनिट जो है वो हमारे पास क्या बन सकते हैं, यूनिट हमारे पास बन सकते हैं वोल्ट्स डॉट सेकेंड डिवाइडेड बाय एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो यूनिट बनेगा, नया जो यूनिट बनेगा, उसको हम कहेंगे हेनरी। और हेनरी किसका यूनिट है, हेनरी इज सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट है, या इंडक्टेंस का यूनिट है। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारे पास इंडक्टेंस होती है इसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं। तो अगर कभी आगे जाके आपके पास ये लफ्ज आ जाए इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस, तो आपने परेशान नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। सेल्फ इंडक्टेंस हम इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये इसी एक सिंगल कॉइल के अपने ही अंदर पैदा हो रही है। और अपने अंदर क्यों पैदा हो रही है, बिकॉज इसके अंदर से जब करंट आई चेंज होगा तो इसके अपने ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसके अपने ही अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या करेगा, यहीं यहीं पर इसके अपने ही अंदर एक सेल्फ जो है वो क्या करेगा, ईएमएफ प्रोड्यूस करवाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को फिर हम इस एल की टर्म्स में क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होगी, मैंने जब आपको ये चैप्टर शुरू करवाया था मैक्सवेल्स की इक्वेशन से पहले, तो उसमें मैंने आप लोगों को इंड्यूस्ड ईएमएफ के जब केसेस बताए थे 6 7, तो उसमें मैंने एक म्यूचुअल इंडक्शन बताई थी और एक सेल्फ इंडक्शन बताई थी। तो सेल्फ इंडक्शन का यही प्रोसेस। तो ये जो हेनरी मैं आपको बताई थी, तो 1 हेनरी किसका यूनिट हुआ, 1 हेनरी यूनिट हुआ इस एल का, ठीक है। और ये किसके बराबर हुआ, ये बराबर हुआ वोल्ट सेकंड और एम्पियर। ये वोल्ट और सेकंड के दरमियान में डॉट आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जो ऊपर वाली इक्वेशन है यही बन रही है जो मैंने आपके सामने लिखी है, ठीक है। तो आपने इसका यूनिट आज के बाद याद रखना है। इंडक्टेंस एल के केस में एक बात हमेशा याद रखें कि जब हम कोई एक कॉइल का इंडक्टर लेते हैं, ठीक है ना, और उसमें हमारा जो करंट है वो इस रुख पे जा रहा है, यानी कि करंट आपका जा रहा है इस वक्त ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ, यानी कि हमारा करंट जा रहा है फ्रॉम योर लेफ्ट साइड टू राइट साइड। और ये करंट जो है ना हमारा, ये इस वक्त डिक्रीज कर रहा है। अगर हमारा करंट डिक्रीज करेगा तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो ईएमएफ है ना, बैक ईएमएफ, ये उसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये उसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। आपको याद होगा मैंने आपको ये शुरू में बताया हुआ था कि बैक ईएमएफ या ये जो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ठीक है, ये हमेशा अपने कॉज को अपोज करता है। और वो जो कॉज को ये अपोज करता है वो हमेशा हमारे पास यहाँ पर कैसे आता है, वो आता है यहाँ पर हमेशा हमारे पास -N d∅dt, ठीक है। और बात है कि हम उसको यहाँ पे इस वक्त चेंज कर लेते हैं, माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन माइनस साइन तो हमेशा यहाँ पे लगा रहेगा। तो हमारे यहाँ माइनस साइन हमें सिर्फ ये बता रहा होता है कि मैं इस इंड्यूस्ड ईएमएफ में हमेशा अपने कॉज को अपोज करना है। अब यहाँ पे कॉज कौन है, करंट। तो जब भी करंट जो है वो कम होने की कोशिश करेगा तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये उसको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। वही वाली बात है कि अगर आपका ओपोनेंट ना में बात करे तो आपने उसकी हिमायत करना शुरू कर दी, यानी कि हाँ में बात करना शुरू कर दी, जस्ट टू अपोज सेम और हर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका ईएमएफ है यहाँ पर ये इसको
सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो जब करंट डिक्रीज करेगा आपका इसकी डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट से राइट, तो ये ईएमएफ भी उसी की डायरेक्शन में साथ आ जाएगा ताकि ये उसको सपोर्ट करे। ऑन द अदर हैंड अगर आपका करंट जो है वो आए अब लेफ्ट से राइट ही जा रहा है, लेकिन वो इंक्रीज कर रहा है, पहले वो डिक्रीज कर रहा था वो इंक्रीज कर रहा है, तो अब आपका ये जो ईएमएफ है ये उसको क्या करेगा, सपोर्ट करने की बजाय क्या करना शुरू कर देगा, अपोज, क्योंकि उसने हर हाल में उसके मुखालिफ जाना है। जब करंट ऊपर डिक्रीज कर रहा था तो उसने उसको इंक्रीज करने की कोशिश की उसके साथ मिलकर, और जब अब वो करंट आपका इंक्रीज कर रहा है तो ये उसके ऑपोजिट अपनी डायरेक्शन को बदल लेगा ताकि उस करंट को ये क्या करे, कमजोर। ठीक है, तो उसने हर हालत में करंट के अपोज चलना है, ठीक है ना, यानी कि करंट को टफ टाइम देना है। तो ये चीजें इसके नीचे लिखी हुई है जो कि आपको ये बता रही हैं कि ये जो माइनस साइन यहाँ पर आता था वो माइनस साइन यहाँ पे भी आ सकता है। सिर्फ हम उसको अपनी आसानी के लिए इग्नोर कर देते हैं, लेकिन होता वो है, जो कि हमें ये बताता है कि ईएमएफ जो है वो अपने कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। और कॉज यहाँ पे कौन है, डी आई बाई डी टी। ठीक है, इस तरीके से इंडक्टेंस हमारे पास आती है। ठीक है, ये इसकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन वही लिखी हुई है, फिगर 1 की भी और फिगर 2 की भी। इसको आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे भी आपके साथ शेयर किए हैं। फिगर ए की यानी कि फिगर 1 की एक्सप्लेनेशन क्या है, फिगर 2 की एक्सप्लेनेशन क्या है, ये यहाँ पे इन दो रेड कलर के पैराग्राफ्स में आपको नजर आ रही है। ठीक है, और नजर वही आ रही है, मीन्स के करंट को हमेशा आपके उसने ईएमएफ ने क्या करना है, अपोज करना है, बस, और कोई मसला नहीं। ठीक है, अब हम कैलकुलेटिंग द इंडक्टेंस की बात करते हैं। इंडक्टेंस की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैराग्राफ मैंने आपके साथ शेयर किया, और वो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है, और वो चीज़ आपके पास है N5। बाकी तो आप ये पैराग्राफ पूरा पढ़ लेंगे, लेकिन ये N5 क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज ऑफ द इंडक्टर। फ्लक्स लिंकेज ऑफ द इंडक्टर का मतलब क्या है कि अगर ये हमारे पास, आपके पास एक इंडक्टर है, ठीक है, लाइक पहले की तरह, और इसकी जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, ठीक है, और इसमें से जो फ्लक्स पास कर रहा है, मैं ज्यादा नहीं शो करूंगी, सिर्फ 2-3 लाइंस बना देती हूँ, उसमें जो फ्लक्स पास कर रहा है वो हमारे पास है 5B। तो इसकी जो एक टर्न है, ठीक है, एक सिंगल टर्न, उसमें से जितना फ्लक्स पास पास करेगा वो क्या होगा, यानी कि N × 5B। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी एक टर्न में से गुजरने वाला फ्लक्स जो है वो 5B है, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में से कितना फ्लक्स पास करेगा, N5B। इसका मतलब है कि जितनी टर्न्स आपकी आगे बढ़ती जाएंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल आगे से आगे, तो N5B भी बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि N5B क्या चीज़ है, इट इज कॉल्ड द फ्लक्स लिंकेज। फ्लक्स लिंकेज का मतलब ये है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ती जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स इसके आगे लिंकअप होता रहेगा। अगर 3 टर्न्स हैं तो ऑफ कोर्स के कम फ्लक्स होगा, और अगर आप 3 टर्न्स के आगे 20 टर्न्स और बढ़ा लें तो फ्लक्स लीकेज बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पास इंडक्टर वो बेहतर होते हैं जिनकी नंबर ऑफ टर्न्स एन जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें आपका जो फ्लक्स लिंकेज है N5B, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा। तो N5B जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, और जब भी हम N और 5B को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं गर्ल्स, तो हमेशा हमारे पास क्या आता है, फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, इस लिहाज से ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने का क्या तरीकेकार है। इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने का वही तरीकेकार है जो मैंने आपके सामने लिखा है, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंगली। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ईएमएफ होता है, जिसको आप पहले ई लिखते थे और अब आप EL लिखना शुरू हो गए, ठीक है, वो आप किस तरह से लिखते हैं, वो आप लिखते हैं -N/d/d/dt। ठीक है, ये चीज हमारे पास। अब अगर इस लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा इस चीज़ को चेंज करना चाहें, तो आप कैसे कर सकते हैं कि आप इस n को उठा के इस डेरिवेटिव के अंदर ले जाएं। जब आप अंदर लेके जाएंगे तो ये आपके पास माइनस साइन आ जाएगा, n अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5B के साथ, और d/dt आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गई पहली वाली इक्वेशन। और हमें ये भी पता है कि हमारा ये जो EL है ये बेसिकली किसके बराबर है, मैं आपको बताया था यहाँ पर कि L/di/dt के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस साइन आता है, बिकॉज आपको ये बता रहा है कि जो ईएमएफ है ये di/dt के अपोज कर रहा है, यानी कि अगेंस्ट चल रहा है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे ये दूसरी वाली इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर भी माइनस साइन आएगा और यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, फिर ये माइनस माइनस दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब अगर यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और आप एज्यूम करें कि जब करंट जीरो था तो फ्लक्स भी जीरो था, यानी कि आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात करें, तो आप ये देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर आ जाएगा L, माइनस माइनस पहले से कैंसिल हो गए, L × I, और यहाँ पर आ जाएगा N5। ठीक है ना, यानी कि अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये चीज़ यूं बनेगी आपके सामने L/di/dt। ठीक है, लाइक दिस। और उसको जब आप डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है, इक्वल टू N/B, यहाँ पर आ जाएगा D/dt। ठीक है, जब आप दोनों रिस्पेक्ट से
क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो ये वाली टर्म है, ये क्या था, ये फ्लक्स लिंकेज था। और ये जो चीज़ें, ये क्या है, ये एल आई है। अब यहाँ से अगर आप एल निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आई को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास इंडक्टेंस का एक और जो है वो फॉर्मूला आ गया कि एल, यानी कि इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू एन फाई बी फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई करंट आई। ठीक है, यहीं पे ये एग्जैक्टली चीज़ लिखी हुई है। और ये चीज आपको ये बता रही है कि जो फ्लक्स लिंकेज और है, ये क्या बेसिकली चीज है कि सिंस पाई भी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस पाई भी is proportional to a current I, the ratio in equation is independent of I and thus the inductance depends only on the geometry of the device। इस बात का मतलब ये है कि हमारे ये जो फाई बी है गर्ल्स, ये मैंने आपको बताया था कि किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर और एरिया के ऊपर। ठीक है, अब देखिए एरिया जो है वो तो आप जानते हैं कि किस तरह का आएगा, कि आपका कॉइल जो है वो किस शक्ल का है। आपने एक चौड़े तरह का कॉइल लिया हुआ है, आपने एक तंग तरह का कॉइल लिया हुआ है, किस तरह का कॉइल लिया हुआ है। ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका, वो सोलेनाइड का या इंडक्टर का किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है म्यू नॉट एन आई के। ठीक है, तो जब आप इस एन आई को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद साथ में ए लिखेंगे, ठीक है, ये पाई बी की वैल्यू आ गई, और नीचे आपके पास अगेन आई है। ठीक है, ये मैं एल की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये करने के बाद तो आप जब यहाँ पर इसको लिखेंगे और साथ में एन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप देखेंगे कि आई और आई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास इंडक्टेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी, म्यू नॉट पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, और एरिया ऑफ द कॉइल पे, जिसको उन्होंने क्या कहा है कि ये ज्योमेट्री ऑफ द डिवाइस है, यानी कि आपका जो कॉइल है वो कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, कितना जो है वो तंग है, ये तमाम बातें इस पर डिपेंड करती हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड की। इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड का मतलब ये है कि अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास एक सोलेनाइड है और आप इसकी इंडक्टेंस निकालें, तो आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए वही वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है जो मैंने भी आपको बताया है। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने वो सब आपके साथ पैराग्राफ की फॉर्म में शेयर कर दी है। तमाम चीज़ें जो मैंने ऊपर लिखी हैं, ये आपने लिखनी है कि लेट अस कंसिडर अ सेक्शन ऑफ लेंथ एल। सेक्शन ऑफ लेंथ एल जो है वो हमने स्मॉल एल ली है। इसका मतलब ये है कि इसकी पूरी लेंथ जो है सोलेनाइड की, वो कैपिटल एल थी, जिसको हमने नहीं लिया, और ये लॉन्ग सोलेनाइड है। ठीक है, और वैसे भी जब आप इंडक्टेंस लेते हैं तो आप इंडक्टेंस को क्योंकि कैपिटल एल से शो करते हैं, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है गर्ल्स, कि आपने जो लेंथ है ना उसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपने कैलकुलेट नहीं करना, आपको याद होना चाहिए, बिकॉज सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड आप पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। नंबर ऑफ टर्न्स एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि फ्लक्स लिंकेज निकालें, तो फ्लक्स लिंकेज आपको पता है कि एन फाई बी होता है। एन जो है वो एन एल के बराबर है, और फाई बी जो है वो बराबर होता है बी ए कॉस ऑफ थीटा के। तो हम यहाँ पर अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं कि अगर हम ये वाला सोलेनाइड एक ले लें, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो जो एरिया है हमारे पास, ये अगर हम एरिया ले लेते हैं, ठीक है, तो जो एरिया है हमारे पास वो भी इस तरफ जा रहा है। इस सिचुएशन में आपके पास जो फाई बी है वो क्या बन जाएगा, बी ए कॉज ऑफ जीरो, और कॉज ऑफ जीरो को जो है वो हम यहाँ पर इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गिवन होता है। और जो आपके पास स्मॉल एन है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ, जिसको हमने स्मॉल एल ली है, क्योंकि कैपिटल एल हमने किसी और चीज को लेना है, इंडक्टेंस को। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज तो था, या फ्लक्स लिंकेज किसके बराबर हुआ, एन फाई बी के, जिसको हमने एन एल और बी ए कॉज ऑफ जीरो कर लिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जब इसको बी की वैल्यू को डालेंगे, ये वाली ऊपर से यहाँ पर इस तरफ, तो आप देखेंगे कि आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अभी आपने इंडक्टेंस के लिए क्या निकाला है, कि इंडक्टेंस जो है वो फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट होती है। तो आपने फ्लक्स लिंकेज डिवाइड बाय करंट का मतलब ये है कि ऊपर से ये वैल्यू डाल के आई के ऊपर इसको डिवाइड कर देना है। जब आई और आई कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, तो आपके पास सिर्फ बचेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एन ए। और अब आप देख लें, इसमें म्यू नॉट जो है वो ये आपको बताता है कि सोलेनाइड के अंदर आपने कौन सा मटेरियल रखा हुआ है। फिलहाल क्योंकि म्यू नॉट है, इसका मतलब वैक्यूम है। और एन स्क्वायर जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, एल इज द लेंथ ऑफ द सोलेनाइड, एंड ए इज द एरिया ऑफ द सोलेनाइड। तो बिल्कुल अगेन आपके पास ये जो आपकी इंडक्टेंस है, ये ज्योमेट्री ऑफ द सोलेनाइड पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, कि आपने उसको कितना जो है वो पतला लिया हुआ है, कितना छोटा लिया हुआ है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालें, तो बहुत आसान काम है। ये आपके पास पीछे से इंडक्टेंस एल आई हुई है। अगर आपकी जो स्मॉल एल है, ठीक है ना, दो एल्स हैं, आपने इनका ख्याल रखना है कि कैपिटल एल क्या शो कर रहा है और स्मॉल एल क्या शो कर रहा है। तो जब आप कैपिटल एल को स्मॉल एल पे डिवाइड करेंगे, तो उसका मतलब ये है कि आप इंडक्टेंस को, ऊपर वाली इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस को आप लेंथ पे डिवाइड करें, जिसको हम कहते हैं इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि एल को आपने स्मॉल एल पे इसको डिवाइड कर दिए, तो सिंपल ये चीज आ जाएगी।
इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो सिर्फ जो ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स हैं वो आ रहे हैं। ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जिसको हम एन कहते हैं, म्यू नॉट तो होता ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सोलेनाइड है या जो हमारा इंडक्टर है वो करंट पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है उसकी इंडक्टेंस जो है ना, वो डिपेंड करती है, एल की बात हो रही है। इंडक्टेंस आपकी डिपेंड करती है कि आपने उस सोलेनाइड की शक्ल कैसी ली। इसका मतलब ये है कि जिसका एरिया बड़ा होगा और जिसका एरिया छोटा होगा, इनमें से किसकी इंडक्टेंस ज्यादा होगी। आपको नजर आ रहा है कि एल ए के प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास इंडक्टेंस जो है वो ज्यादा होगी और यहाँ पे आपके पास इंडक्टेंस जो है वो इसकी कम होगी, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो इसको थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलें यहाँ पे छोड़ते हैं, आप इसको देखें कि एरिया के बढ़ने से क्या वाकई ये चीज़ है जो मैंने भी आपको बताई है या नहीं, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि आप इसको देखें, सवाल को एज ए सवाल सवाल ट्रीट करें इस चीज़ को, कि इंडक्टेंस जो है वो एरिया के साथ बढ़ती है या कम होती है सोलेनाइड की, ठीक है। आप ये नेट पे टाइप करके देखें कि एरिया के बढ़ने से सोलेनाइड की या इंडक्टर की इंडक्टेंस कम होती है, ज़्यादा होती है, ताकि आप यहीं से एक सवाल निकालने का पेपर में आ जाए। उसके बाद बारी आती है आपकी सेकंड एप्लीकेशन की। पहली एप्लीकेशन अभी हमने क्या पढ़ी है, इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड, ये जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हमने इंडक्टेंस ऑफ टोराइड पढ़नी है, इसकी सेकंड एप्लीकेशन। बस इसमें दो ही एप्लीकेशन हैं। टोराइड आपको पता है कि क्या होता है, कि जब आप एक सोलेनाइड को किसी भी डोनट शेप की तरह किसी एक सर्कल में बंद कर देते हैं तो टोराइड बन जाता है। इसके अंदर वाला हिस्सा जो है वो खाली होता है, बिल्कुल डोनट की तरह, और जो बाउंड्री होती है उसमें लेयर्स होती है, ठीक है। तो वी नाउ कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ अ टोराइड ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। आपको ये बात पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है इनसाइड द टोराइड वो ये होता है म्यू नॉट आई एन ओवर 2 पाई आर। ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में, और ये मैंने आपको उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, यानी कि टोराइड को बीच में से काट के आधा करके दिखाया है। ये इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की बात करें, यानी कि जब आप इस टोराइड को काटेंगे तो काट के इसकी शक्ल आपको ज्यादा बेहतर नजर आ रही है, ठीक है। इसमें आपको इस वक्त नजर आ रहा है कि इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात हो रही है। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो हाइट है यहाँ पर वो एच है, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो हमने क्या ली हुई है, डी आर, ठीक है। और इसका जो रेडियस है सेंटर से, ये सेंटर है जहाँ से आप सारे रेडियस ले रहे हैं, यहाँ से जो उसका ये वाला अंदर वाला रेडियस है वो आपने क्या लिया हुआ है, ए, स्मॉल ए। और जो उसका यहाँ से लेकर बाहर वाला रेडियस है, दिस वाला पॉइंट, ये आपके पास क्या है, ये आपका बी है, ठीक है, आउटर रेडियस। और बीच में आपने कोई एक रेडियस जानबूझ के इसका ले लिया, वो आपने यहाँ पे आर ले लिया, ठीक है। और उसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे डी आर है, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इसका फ्लक्स निकालेंगे क्लोराइड का, तो वो कैसे निकालेंगे, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। और बी डॉट डी ए का क्या मतलब है कि आपने बी और डी ए का जो प्रोडक्ट है वो लेना है। अब आप यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब अंदर की तरफ जा रहा है तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के दो तरीके कार हैं। अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है लाइक दिस, तो आप एरिया भी जो है वो बाहर की बजाय क्या कर लें, अंदर की तरफ ले लें, ठीक है। तो हमने एरिया भी इसी डायरेक्शन में ले लिया, जिसको हमने डी ए का नाम लेना है, ठीक है, क्योंकि सारा एरिया तो नहीं है वो। इस सिचुएशन में फिर से कॉस ऑफ जीरो आ जाएगा और आपका मसला जो है वो आसान हो जाएगा। अब अगर आपने ये कर लिया तो फिर आपने कॉस ऑफ जीरो लिखकर ए से बी पे, यानी कि स्मॉलर रेडियस से अंदर वाले से बाहर वाले रेडियस आउटर बाउंड्री तक, ये आपको नजर आ रहा है कि यहाँ तक इनर बाउंड्री है, इस जगह तक जहाँ पे आपके पास ए खड़ा हुआ है, और बी के ऊपर पहुंचते साथ ही आप आउटर बाउंड्री पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ए से बी तक आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। बी डॉट डी ए का मतलब है बी डी ए कॉस ऑफ जीरो। बी की जगह पर बी आ जाएगा, डी ए की जगह पर आ जाएगा एच इंटू डी आर। एच क्या चीज़ है, ये आपके पास जो आपकी थी रेक्टेंगुलर उसकी बात हो रही है। एच इसकी जो है वो हाइट है और डी आर इसकी थिकनेस है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस विड्थ की जो है वो क्या ले ली है, एरिया ले ली है, जो कि लेंथ टाइम्स विड्थ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी ए की वैल्यू ये बन गई, बी की वैल्यू एग्जैक्टली यही आ जाएगी। इंटीग्रेशन लिमिट्स ए से बी पर आ जाएंगे और कॉस ऑफ जीरो आने के बाद वेक्टर साइन आपके हट जाएंगे, ठीक है। अब आपने पीछे से ये जो बी की वैल्यू थी ये वाली, ये उठा के यहाँ पे डालनी है इस जगह पर, साथ में एच और डी आर वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन सिर्फ जो है वो 1/r के ऊपर लगेगी, यानी कि डी आर के ऊपर। बाकी तमाम टर्म्स आप निकाल के बाहर कर दें, सिवाय इस आर के और इस डी आर के, तमाम की तमाम टर्म्स को आपने बाहर निकाल देना। उसके बाद आपने इसका जब इंटीग्रेशन ली तो यहाँ पर एल एन आ जाएगा। एल एन 1/r की जगह लिमिट्स पुट करेंगे तो ये जो सिचुएशन है आपके पास, ये पूरी की पूरी चीज़ आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द टोराइड आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एच डी आर का उन्होंने बता दिया कि इट इज द एरिया ऑफ द स्ट्रिप ऑफ विद डी आर, ठीक है। अब ये जो हमारा पुराना फॉर्मूला था यही आपने यूज करना है, कि एल क्या चीज़ है, फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाय करंट। ऊपर से जो आपके पास फाई बी था वो आ गया हुआ है।
फाइव बी के साथ आपने एन को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद करंट पे डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे कि ऊपर से ये वैल्यू डालने के बाद इसको एन से मल्टीप्लाई करने और आई से डिवाइड करने के बाद आपके पास ये पूरी की पूरी चीज बचेगी। ठीक है। और अगेन ये किस पे डिपेंड करिए, ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स पर, क्योंकि ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स में बी और ए शामिल है। बी और ए का क्या मतलब है कि आपने टो राइट का जो अंदर वाला रेडियस है वो कितना लिया हुआ है, बाहर वाला रेडियस कितना लिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरी की पूरी चीज है। इसको मैंने क्लीन भी कर दिया ताकि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से नजर में आ जाए। तो ये थी इंडक्टेंस ऑफ टो राइट। ठीक है, ये इसके मैथमेटिकल टॉपिक्स हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। यहाँ पर एक सैम्पल प्रॉब्लम आपके सामने मैंने रखी है, और वो सैम्पल प्रॉब्लम क्या है कि एक सोलेनाइड है। ठीक है, जिसका उन्होंने एक सेक्शन आपको दी है। सोलेनाइड की लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। उसका जो डायमीटर है वो 1.6 सेंटीमीटर है। करंट इतना फ्लो करे। सबसे पहला इसमें पार्ट क्या है कि व्हाट इज द इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनाइड। ठीक है, व्हेन द कोर इज एम्प्टी। कोर इज एम्प्टी का मतलब ये है कि इसमें हवा या वैक्यूम है, तो उसके लिए म्यू नॉट भी यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है। तो सोलेनाइड के लिए भी हमने एल निकाली है पीछे से, ये आपको पता है। ये एल जो थी सोलेनाइड की वो ये थी। एल डिवाइडेड बाय स्मॉल एल नहीं, हमें पूरी की पूरी एल चाहिए, तो ये वाली वैल्यू आपके पास आएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। ठीक है। और टो राइट की जो है वो थोड़ी सी टफ है, ये आपको नजर आ रही है कि टो राइट के अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा उसकी इंडक्टेंस के लिए। ठीक है, ये हम जो टॉपिक्स कर रहे हैं इसमें इंडक्टेंस कैपिटल एल है टो राइट की, और कैपिटल एल इंडक्टेंस है सोलेनाइड की। ठीक है। इस सवाल में सोलेनाइड यूज हुआ है तो हमने उसकी चीज निकालनी है, और आंसर उसका हेनरी में आना चाहिए, जो कि इंडक्टेंस का यूनिट है, तो उसको ना माइक्रो हेनरी में कन्वर्ट किया। बी वाला पार्ट है, उसमें आपने क्या निकालना है, करंट इज रिड्यूस्ड एट अ कांस्टेंट रेट टू 3.20 एम्पियर्स इन अ टाइम ऑफ 15 सेकेंड्स। व्हाट इज द रिजल्टिंग ईएमएफ। आपको पता है कि जब सोलेनोइड में करंट चेंज होता है डी आई बाई डी टी, तो फिर यहाँ पर ईएमएफ भी आता है। सबसे पहले आपने डी आई बाई डी टी निकाल लेना है। डी आई बाई डी टी का मतलब क्या है कि फाइनल करंट जो कि कितना था 3.20। ठीक है। और इनिशियल करंट कितना था 3.80। तो आपने 3.20 में से 3.80 को माइनस किया। ऑफ कोर्स छोटी से बड़ी चीज माइनस होने जा रही है तो माइनस साइन आएगा, डिवाइडेड बाय टाइम। ये डी टी का मतलब है 15 सेकेंड्स, इन्होंने आपको दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद सॉल्व करके माइनस साइन आएगा, मीन्स कि आपके पास जो करंट है वो कम हो रहा है पहले से ज्यादा। ठीक है। ये करने के बाद आपने यहाँ से ईएमएफ की वैल्यू निकाली। ईएमएफ की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, ईएमएफ की वैल्यू के लिए आपको यूज करना है माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है। अब ये देखें, आपने एक नई चीज सीखी है इस चैप्टर के अंदर, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये वही वाला ईएमएफ है जिसको आपने किस तरह से लिखना होता है, ई एल इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। ठीक है। एग्जैक्टली आप इसको अब यूं करके इस तरीके से भी लिख सकते हैं नीचे वाला एक्सप्रेशन में। ज़ाहिर है ऊपर वाला एक्सप्रेशन तो आपके पास नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे कि आप नीचे वाले एक्सप्रेशन को यूज करें, वो ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें आपके पास एल जो है वो ऑलरेडी ऊपर से आ जाएगा, ये देख रहे हैं मैंने निकाला हुआ है। ठीक है। उसके बाद डी आई बाई डी टी भी आपने यहाँ से निकाल लिया, तो सॉल्व कर आके आपके पास ये आंसर आएगा। ये आपके पास इतना जो है ना वो है आपका माइक्रो वोल्ट्स के अंदर आपका बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, जिसको हम यहाँ पे कह रहे हैं। इसको मैं बैक ईएमएफ बार बार इसलिए कहती हूँ बिकॉज हर वो चीज फिजिक्स की जबान में बैक कहलाती है जो कि किसी चीज को अपोज करती है। तो आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा क्या करता है, अपने कॉज को अपोज करता है, इसलिए इसको अक्सर हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी कहते हैं। इसमें कोई खास जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है, और ये दो चीजों के नाम नहीं, एक ही चीज के दो नाम है। ठीक है। अब हमारी आती है जो आपके मेजर टॉपिक की, विच इज कॉल्ड एलआर सर्किट। खैर ये पिछले टॉपिक भी आपके मेजर ही थे, लेकिन ये सबसे मेजर है इस चैप्टर का, जो कि आपके पेपर में बहुत दफा आया हुआ है। एलआर सर्किट का मतलब क्या है कि आपने एल यानी कि इंडक्टर को और रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाना है। इससे पहले आप लोगों ने आरसी सीरीज सर्किट पढ़ा हुआ है। आरसी सीरीज सर्किट के अंदर क्या होता था कि आप रेजिस्टर को और कैपेसिटर को सीरीज में लगाते थे। यहाँ पर आप लोगों ने इंडक्टर और जो आपका रेजिस्टर है उसको सीरीज में लगाना। इसकी डिस्क्रिप्शन हम सामने है यहाँ पर। ये सर्किट आपके सामने है। सर्किट के दो रूप हैं। ठीक है, एक आपके पास पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है आपके पास। यहाँ पर आपने बैटरी लगाई हुई है प्लस माइनस। ठीक है। बैटरी का जो ईएमएफ है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ये इसका ईएमएफ है, ये बैक ईएमएफ नहीं है। बैक ईएमएफ जब भी कभी पैदा होता है वो हमेशा एक इंडक्टर के क्रॉस पैदा होता है, जो कि अपने कॉज को अपोज करता है, कहीं और नहीं पैदा होता। इसीलिए हम इस आम ई की बजाय इसको ई एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि ये बता सकें कि ये बैक ईएमएफ है, ये बैटरी वाला ईएमएफ नहीं है। ठीक है। रेजिस्टर आर और एल सीरीज में जुड़े हुए हैं। रेजिस्टर आर के क्रॉस जितना वोल्टेज आया होगा वो होगा डेल्टा वी आर इज इक्वल टू आई आर, और इंडक्टर के क्रॉस जितना वोल्टेज आया होगा वो होगा डेल्टा वी एल इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है। ये क्यों होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको ये बताया है कि जो बैक ईएमएफ होता है उसका एक्सप्रेशन ये होता है। ठीक है।
आई बात समझ में? इसका मतलब ये है कि जितना वोल्टेज वहां पे जाया होगा अंदर इंडक्टर के, ठीक है ना, वो क्या होगा, वो होगा डेल्टा वी एल, और वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा माइनस ऑफ ई एल। ठीक है। इसका मतलब ये है कि बैटरी आपकी जब, यहाँ पे हमें जी हाँ, बैटरी जब आपके पास वोल्टेज देना शुरू करेगी तो वो रेजिस्टर को भी वोल्टेज बांटेगी डेल्टा वी आर की फॉर्म में, जो कि सिंपल आपको पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आया होता है। और वो ये वोल्टेज इंडक्टर को भी बांटेगी, क्योंकि इंडक्टर के अंदर ऑलरेडी एक बैक ईएमएफ छुप के बैठा हुआ है, जो कि आपकी बैटरी को टफ टाइम देगा। तो बैटरी इसको काबू में करने के लिए तकरीबन कितना वोल्टेज देगी, जो कि आपके बैक ईएमएफ के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ पे ऑपोजिट की वजह से आया। ये ई एल की पूरी वैल्यू उठा के आप यहाँ पे डाल दें, तो आप देखेंगे कि डेल्टा वी एल की जगह पर क्या आ जाएगा, सॉरी आपने ई एल की वैल्यू ये नीचे वाली डाल दी है, नॉट दिस वन। नीचे वाली वैल्यू उठा के आप एल की रिजमान में हमें बात करनी है ना, जब आप ये माइनस एल डी आई बाई डी टी ऊपर उठा के लेके जाके यहाँ पे पुट करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये एल इंटू डी आई बाई डी टी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये डेल्टा वी एल आया। तो डेल्टा वी एल गर्ल्स वो वोल्टेज है जो कि बैटरी दे रही है इंडक्टर को, ताकि वो इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर क्या करे, काबू पा सके। ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा कि दो तरह के ईएमएफ्स होंगे, एक कांस्टेंट ईएमएफ ई होगा जो कि बैटरी दे रही है, और एक वेरिएबल ईएमएफ ई एल होगा जो कि इंडक्टेंस के ऑपोजिट है। ठीक है, जो कि इंडक्टेंस की वजह से है, और वो क्या करेगा, करंट के ऑपोजिट है। ठीक है। अच्छा, वो आगे लिखने के एस टाइम मैंने इसमें वक्त की मुनासबत से और आपकी तैयारी की मुनासबत से मैंने उतनी ही बातें लिखी हैं और रखी हैं जो कि इम्पोर्टेंट तरीन है, मैंने तमाम बाकी बातें निकाल दी हैं। इसलिए जितनी चीज़ें आपको स्लाइड्स में नज़र आ रही हैं, इनको आपने याद करके इस टॉपिक में ज़रूर लिखना है पेपर में, अगर आ जाए तो। अदरवाइज ये टॉपिक जो है वो बहुत अच्छा है, अगर आ जाए तो बहुत आराम से इसमें नंबर आप ले सकते हैं और सॉलिड मार्क्स हैं। लेकिन इसमें जितनी चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं इंग्लिश में गर्ल्स, ये आपने लिखनी है, ये इस टॉपिक का हिस्सा है। वो आपसे ये कह रहे हैं कि एज टाइम गोज ऑन द करंट इंक्रीजेस लेस रैपिडली, यानी कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है करंट इस सर्किट में कम से कम होता जाएगा, एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी आर बिकम स्मॉलर। फोर्स के अगर करंट कम होगा, क्योंकि वही वाला केस बनता है जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी, कि जब करंट डिक्रीज करता है तो जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो उसको क्या करना शुरू कर देता है, उसका साथ देना शुरू कर देता है ताकि उसको क्या करे, हौसला दे। ठीक है। तो जब करंट डिक्रीज करेगा तो आपका ईएमएफ कुछ और तरीके से बिहेव करेगा, यानी कि फिर उसका दोस्त बन जाएगा, हालांकि असल में उसका दुश्मनी कर रहा है वो। तो इस बात का मतलब ये था। ठीक है। और उसके बाद जितना करंट हमारा इंक्रीज करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो फिर क्या होता जाएगा, स्मॉलर होता जाएगा। ठीक है। द मोर द करंट इंक्रीजेस द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम स्मॉलर एज द। अच्छा, इस वाली लाइन मुझे थोड़ा डाउट है, या तो मैंने इसको जो है वो नहीं, कि इस लाइन को आप फिलहाल निकाल दें। ठीक है। बिकम स्मॉलर वाला, एज द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिकम्स नेग्लिजिबली स्मॉल द करंट अप्रोचेस इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे करंट आपका जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाता जाएगा, हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कम से कम होता जाएगा। अच्छा, वैसे इस बात का मतलब कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम करंट को मैक्सिमम करते जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो बैटरी है वो करंट के क्योंकि बढ़ा रही है, ईएमएफ जो है वो उसका उसके ऊपर उसने क्या कर लिया है, काबू पा लिया। ठीक है ना। तो इस बात का बेसिकली मतलब ये है, लेकिन ये ऊपर वाली बातें इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नीचे वाला पैराग्राफ नहीं भी समझ में आता तो थोड़ी भी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसके दो हिस्से करने हैं, और पेपर में भी जब गर्ल्स की बात आती है ना, ये टॉपिक आता है, तो ये हमेशा दो हिस्सों में आता है। या तो ग्रोथ ऑफ करंट की बात को कहते हैं, जैसे हमने आरसी सीरीज सर्किट में दो हिस्से किए थे, ग्रोथ ऑफ चार्ज एंड डिके ऑफ चार्ज। यहाँ पर एल आर सर्किट के अंदर ग्रोथ ऑफ करंट होता है या फिर डिके ऑफ करंट होता है। तो ग्रोथ ऑफ करंट कब होगा, जब हम अपना ये जो बैटरी का स्विच है, ये प्लस माइनस बैटरी है, ठीक है, हमारे पास जिसका ईएमएफ हमारे पास बैटरी का ई है, जब हम इस अपने स्विच को उठा के किसके साथ जोड़ देंगे, ए के साथ। जब ए के साथ जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि करंट आपका चलना शुरू हो जाएगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है। यहाँ से करंट जाएगा, ए से नीचे आने की उसको जरूरत नहीं, यहाँ से करंट आएगा। जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो उसके बाद करंट का रास्ता ये बनता है। ठीक है, डेफिनेटली। और जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ से गुजरने के बाद करंट नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद करंट ऊपर जाएगा, हरगिज ऊपर नहीं जाएगा, बिकॉज यहाँ पर उसको ओपन गैप नजर आ रहा है, वो यहाँ कभी भी नहीं जाएगा। सो इस रास्ते को छोड़ के वो आगे चला जाएगा और यूं वो अपना रास्ता कंप्लीट कर देगा। तो ये मैंने सारी की सारी आपको मूवमेंट दिखाई है करंट की, जो कि इस सिचुएशन में है जब करंट आपके पास या स्विच आपके पास ए पे जाएगा तो एक क्लॉकवाइज करंट यहाँ पे स्टैब्लिश होगा। अब आप देख रहे हैं कि करंट आपका क्लॉकवाइज ही चल रहा है। ठीक है। किरचॉफ का लूप रूल जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले आपके पास आती है बैटरी। बैटरी के अंदर जो है हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है। अगर आप यहाँ से शुरू कर लेते हैं नीचे से अपने लूप रूल को, तो बैटरी के अंदर हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ पर
ईएमएफ के साथ क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ से गुजरते हुए आप रेसिस्टर में से गुजरेंगे, तो रेसिस्टर में तो हमेशा ही लॉस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ आई आर। और उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस के अंदर हमारे पास जो है वो क्या होता है, माइनस ई एल, ठीक है। फिर वो भी लॉस में ही जा रहा होता है, तो यहाँ पर माइनस ई एल आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास ई आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई आर, ठीक है। और इन सब का सम कर कर आके आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे आपने ई एल की वैल्यू डालनी है जो कि है एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन हम शो कर चुके हैं अपोजिशन का, इसलिए बार बार अब आपको दोबारा माइनस साइन डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या किया, इसका माइनस साइन डाला, ठीक है। या इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर आपके पास जो ई एल है, इसको आप यहाँ पर वी एल कहते हैं तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज ई एल तो वो वोल्टेज है ना जो कि वो खुद प्रोड्यूस करे इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये वी एल होना चाहिए, बिकॉज ये वो वोल्टेज है जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहाँ पे जाया हो रहा है, जिसको बैटरी को देना पड़ रहा है इसको, ताकि वो उसको ओवरकम कर सके। तो यस, यहाँ पे लूप रूल के अंदर किरचॉफ लूप रूल में वी एल आना चाहिए। अब यहाँ पर वी एल की वैल्यू आपके सामने पीछे से है जो मैंने लिखी थी, ठीक है, ये वाली चीज। तो वी एल की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे किसके बराबर थी, ये आप देख रहे हैं एल डी आई बाई डी टी के, ठीक है। यही वाली वैल्यू उठा के आपने यहाँ पे डाल दी, तो माइनस साइन के लॉस के साथ यहाँ पर वी एल आना चाहिए, ई एल नहीं आना चाहिए, बिकॉज ईएमएफ बैटरी का है, बैटरी देती है, और यहाँ पर जो चीज जाया होगी वो वी आर है, और जो यहाँ पे चीज जाया होगी वो वी एल है। क्योंकि यहाँ पर वी एल इसीलिए है कि वो ई एल को क्या करिए, जो यहाँ पे ई एल पैदा हो रहा था उसको ओवरकम करिए, उसको दबाने की कोशिश करिए, बिल्कुल वैसे जैसे कि जो है वो आप कुछ शरारती बच्चों को साफ करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वही हिसाब है बैटरी का। अब आपने दोनों तरफ जो है वो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद आप ये देख लें कि क्या चीज़ आपके सामने आएगी, ये आएगी एक्स्ट्रा टर्म्स, ये दोनों थी, इनको आप उठा के जीरो के उस साइड पे लेके चले गए, ठीक है। और ये चीज़ बनी हमारे पास। अब इसके बाद इसका बुक में तो सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, लेकिन इसको मैंने सॉल्व किया है आपके लिए, तो ये आप यहाँ से पूरी की पूरी चीज़ उठाएंगे। सिंपल ये इंटीग्रेशन के स्टेप्स हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। याद रखिएगा कि इसमें हमने आई को निकालना है, ठीक है, क्योंकि आई चेंज हो रहा है, हम ग्रुप करंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आई पे स्टैंडर्ड मानना है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने चीज आपके सामने लिखी है, क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है, क्या चीज डिवाइड हो रही है, वो भी आपके सामने है। उसके बाद ये तमाम प्रोसेस कर कर आके एक बात इसमें याद रखिएगा कि यहाँ पर जो आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे वो इस तरफ लगाएंगे, यानी कि उस साइड पे लगाएंगे जहाँ पे टी वाला इंटीग्रल, ठीक है, आई वाला इंटीग्रल में नहीं लगाएंगे, बिकॉज आई स्टैंडर्ड है। तो आपने यहाँ पे लगाया बाउंड्री कंडीशन, आप लगा क्यों लगाते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन को आप निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन से, आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब सर्किट बिल्कुल स्टार्ट में टाइम जीरो था तो करंट जीरो था, बिकॉज शुरू में जो है वो आपकी बैटरी अभी करंट देना शुरू कर रही थी, जैसा भी आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो करंट अभी आहिस्ता से स्टैब्लिश हुआ, जब टाइम बिल्कुल जीरो था तो करंट जीरो था। आपने ये बाउंड्री कंडीशन यहाँ अप्लाई की, जिसके बाद सी की जो वैल्यू, जो कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन था यहाँ पर, उसकी वैल्यू ये बन गई, ठीक है। आपने दोबारा वैल्यू डाली, इसको सॉल्व किया मैथमेटिकल स्टेप्स, ये बहुत आसान स्टेप्स हैं, अगर आप इनको एक दफा कर लेंगे तो बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे। ये करने के बाद आपके पास आपने दोनों तरफ का एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग लाने के बाद ये चीज़ एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी, और ये चीज़ एल एन की कैद से आज़ाद हो जाएगी, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपने सिंपल क्या किया है, ई बाई ई डिवाइड किया है एप्सिलॉन से, और ये चीज़ आगे यहाँ से आपने फिर करंट को निकालना है बाहर, ये करंट की आपके पास वैल्यू आ गई, सिंपल। ये है आपके पास वो करंट जो कि आपको ये बता रहा है कि करंट का ताल्लुक टाइम के साथ है। यहाँ पे आप देखें टाइम आ रहा है, इट मीन्स के करंट एक जैसा नहीं रहेगा, टाइम बढ़ेगा तो करंट में भी चेंज आएगा। और क्योंकि ये ग्रोथ ऑफ करंट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे करंट आपका इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि ग्रो कर रहा होगा, इसीलिए हमने करंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले लिए। पीछे से अगेन वही ई बाय आर है, और ये आपके सामने मौजूद है वन माइनस ई। और यहाँ पे एक चेंज आप देख रहे हैं, वो चेंज क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस टी डिवाइडेड बाय टो एल। ये टो एल क्या चीज़ है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ। टो एल जो है वो हमारे पास इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट, जैसा कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट होता था, जिसको हम आर सी कहते हैं, आपको याद है ना, जिसमें हमने टो को जो है वो, जब हम चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे, हमने आर सी के बराबर लिया था। यहाँ पर इस आर एल सर्किट के अंदर जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट होगा, उसको गालबन हमने टॉ सी कहा था, इसको हमने टॉ एल कहा है। ये जो हमारे पास टाइम कांस्टेंट होगा इसको हम इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और ये होता है एल बाय आर। वहाँ पे आर सी था, यहाँ पे एल बाय आर है, ठीक है। तो आपने जब एल बाय आर किया, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन थी पीछे वाली, ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी वन डिवाइडेड बाय टॉ एल, ठीक है। तो यहाँ पे टॉ एल आप इसलिए देखने के नीचे गया हुआ है, और माइनस टॉ एल, ठीक है। ये दवाइयाँ कि आप जब आप चीज़ें डाल देंगे ना इसके अंदर, फिर आपके पास यहाँ पे जो करंट है वो आ जाएगा आई, विच इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम,
आई नॉट तो जो है वो कांस्टेंट है। आई नॉट बाय द वे किसके बराबर है? आई नॉट, ये जो आपका ई बाय आर था, इसको उठा के आपने आई नॉट ले लिया, ठीक है, मैक्सिमम करंट। आई नॉट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 - ई रेज टू पावर -टी। ये टी आप याद रखिएगा स्मॉल टी है। दोनों को आपने मिक्सअप नहीं कर देना, स्मॉल टी कुछ और होता है और जो टाइम कांस्टेंट है वो कुछ और होता है। टाइम कांस्टेंट आपका टो एल है। ये जो टाइम कांस्टेंट है ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो स्मॉल टाइम है ये कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, ये बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ये बिल्कुल कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की तरह है। और इसमें आप ये बात देखिएगा कि जब करंट जीरो होगा टाइम जीरो के ऊपर, ठीक है, तो करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू ई बाय आर को अप्रोच करेगा जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे ये जो टो एल है, इसकी जो इक्वेशन है वो एल बाय आर है। अगर हम इसको टाइम कांस्टेंट कह रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इसका बी यूनिट जो है वो टो सी की तरह, यानी कि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की तरह किसके बराबर होना चाहिए? सेकंड्स के बराबर। तो यहाँ पे एल का जो यूनिट है वो हेनरी है, अभी हमने पीछे से निकाला था। आर का यूनिट ओम्स है। आपने हेनरी की वैल्यू यहाँ डालनी है पूरी की पूरी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेकंड ही आएगा। इसका मतलब ये है कि हमने तो ऑयल को सही डिफाइन किया कि ये एन बाय आर को जब आप डिवाइड करते हैं तो सेकंड ही आता है, बिल्कुल वैसे जैसे कि आप आर और सी को मल्टीप्लाई करते थे तो सेकंड आता था, ठीक है। बाय द वे ये चीज़ यहाँ पे डैश है, आपने इसको मिक्सअप नहीं कर देना। ये ऊपर वाली इक्वेशन को मैंने मूव करके लिखा है, ठीक है, इस तरीके से। ये जो इक्वेशन अब आपके सामने आ रही है गर्ल्स, ये आपको ये बता रही है कि करंट आपका टाइम के साथ साथ चेंज होता है। आई नॉट आपकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, और जैसे जैसे टाइम आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे करंट आपका इंक्रीज करता चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे ये कोई पूछे कि कितनी देर में आपके पास जो करंट है वो अपनी जो है वो 63% वैल्यू को पहुंच जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप ये ऊपर वाली इक्वेशन का ही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने क्योंकि ये चीज़ कहीं और से उठाई है तो यहाँ पे सारे कैपिटल आए हैं, आप इनको सॉल्व कर लें, कोई मसला नहीं है। आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 - ई रेज टू पावर -टी, और ये जो आर बाय एल था इसको हमने नीचे जाके कर दिए टॉ कर दिए, ठीक है, जिसको हमने टॉ एल का नाम दिया, राइट। अब अगर आप टी को टॉ के बराबर कर दें पुट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी टॉ आ जाएगा ऊपर। जब ऊपर टॉ नीचे टॉ होगा तो ये बनेगा ई - ई रेज टू पावर -1, ठीक है, बाकी इक्वेशन वही रहेगी। इसको जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास आखिर में आंसर जो है वो क्या बनेगा? 0.632 टाइम्स आई नॉट, जिसको 100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि ये वो टाइम कॉन्स्टेंट है जिसमें आपका करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63% अटेन कर लेता है। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये ना समझ में अगर आपको आया करे तो आप यूँ समझ लें कि आपके पास एक वाटर टैंक है, इसकी फुल कैपेसिटी 100% है। यहाँ पे जो 50% होगा पानी, अगर ये पानी से मुसलसल ये माशाल्लाह भर रहा है, तो ये जो 50% है ये इसकी आधा टैंक होने की निशानी है, ठीक है। तो 60% या 63% कुछ इससे ऊपर ही होगा। इसका मतलब है कि इस दौरान में जब एक टाइम कांस्टेंट गुजर जाएगा तो आपके ये जो कंपोनेंट्स हैं वो कितनी करंट को स्टोर करके बैठे हुए हैं या कितना जो है वो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, तकरीबन 63% उन्होंने अचीव कर लिया। और ये जो ऊपर से हिस्सा खाली है, जाहिर है कि अगर 63% नीचे से भरा हुआ है तो ऊपर से तकरीबन 37% खाली होगा, ठीक है। तो हमने खाली वाले को तो देखना नहीं, हमने भरे हुए को देखना है। तो 63.2% वो करंट है जिसमें ग्रोथ ऑफ करंट हो जाती है, और ये एक टाइम कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि हमने आप देख रहे हैं कि स्मॉल टी को टाइम कांस्टेंट के बराबर पुट किया था, मींस के ये जो टाइम कांस्टेंट है टो एल, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है एल बाय आर से, ये टाइम कांस्टेंट हमारे पास तब जाकर अम, जो है वो पूरा होगा जिसमें आपका वाटर टैंक या आपका जो करंट है वो अपनी फुल कैपेसिटी का 63% अचीव कर लेगा, और 37% अभी उसमें भरना होगा, यानी कि 37% अभी मजीद रहता होगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन भी नीचे आपको दी दी गई है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे ये put करें तो एग्जैक्टली यही वाली चीज़ बनी हुई है। फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पर मैंने इसको ई बाय आर के फॉर्म में लिखा है आपकी बुक में से। अगर आप इसी ई बाय आर को उठा के जो है वो आई नॉट ले लें तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.63, टू भी आगे लगाना लगा लें बेशक, और ये आपके पास बन जाएगा आई नॉट, ठीक है। और क्योंकि आई नॉट ही हमने ई बाय आर लिया, राइट, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि टाइम कांस्टेंट वो टाइम कांस्टेंट है टो एल जिसके अंदर आपका जो करंट है वो 63% भर जाता है और 37% अभी खाली है, अभी इसमें भरना और, ठीक है। ये डेल्टा वी आर की वैल्यू है, ये डेल्टा वी एल की वैल्यू है। ई वी एल की वैल्यू तो सिंपल एल डी आई बाई डी टी है, और वी आर की वैल्यू आई आर है, ठीक है। आगे आप बेशक ना इसको इतना लंबा करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका जो करंट है वी आर, ये क्योंकि करंट की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, वक्त के साथ साथ, तो ये आप देखें एक्सपोनेंशियल कर्व है, और ये कैसे इंक्रीज कर रहा है। और इस तरह के कर्व हमेशा ऐसे आते हैं बिकॉज इसमें एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ठीक है, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो वन माइनस के साथ है वो करंट क्योंकि इंक्रीज कर रहा है तो वी आर भी इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे क्योंकि करंट आपके पास इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो वी एल होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बिकॉज हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब करंट इंक्रीज करता है तो हमारा जो बैक ईएमएफ होता है वो उसको क्या करता है, उसकी सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि वी एल जो है वो आपका करंट के साथ इस वक्त इनवर्स रिलेशनशिप बना रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका वी एल जो है वो डिक्रीज करेगा और आपका जो वी आर है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और मोटी बात इसमें ये है कि जैसे अगर आप इस सर्किट डायग्राम पे तवज्जो दें तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जैसे जैसे एक सर्किट में करंट मूव करना शुरू करता है तो ज़्यादा करंट जो है वो यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि आगे इंडक्टर जो है वो एक बैक ईएमएफ की फॉर्म में एक दुश्मनी बना के बैठा हुआ है। तो ज़्यादा करंट यहाँ से गुजरेगा। इट मीन्स के जैसे जैसे करंट आपका स्टैब्लिश होके बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे आपका जो रेजिस्टर का हिस्सा है वो बढ़ता जाएगा और इंडक्टर का हिस्सा कम होता जाएगा। यही मतलब था इस वाली बात का जिसमें आगे अब हम अभी हम स्टक हो रहे थे, जो कि पीछे रह गई थी कि करंट जितना इंक्रीज करता है आपका ईएमएफ उतना डिक्रीज होता है, ठीक है। ये चीज आपके सामने है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि वी एल आपका कम होता जा रहा है और वी आर आपका जो है वो ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आपके पास ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ आपने याद रखना है कि वी आर का ग्राफ इंक्रीज करेगा और वी एल का ग्राफ जो है वो डिक्रीज करेगा। बेशक आपने इनके साथ डेल्टा नहीं भी डालना है ना डालें, लेकिन आप ये इस बात का ख्याल रखें कि ये एक में इंक्रीज आ रहा है और एक में डिक्रीज आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर सैम्पल प्रॉब्लम हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है कि एक सोलेनाइड जो है उसकी इंडक्टेंस हमारे पास 53 मिली हेनरी है। हेनरी का मतलब है कि इंडक्टेंस है ये एल, ठीक है। और रेजिस्टेंस हमारे पास जाहिर है कि ओम्स में होती है। इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द करंट टू रीच वन हाफ इट्स फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू। स्टेडी स्टेट वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि वो वैल्यू जहाँ पे जाके आई नॉट बाई टू आ जाएगा, ठीक है। और आई नॉट जो है बाई टू हमारे पास क्या चीज़ है, आई नॉट हमारे पास है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ई बाय आर और यहाँ पर आ जाएगा वन बाई टू, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वन बाई टू, ठीक है। तो अब अगर आपने इस फॉर्मूला को बनाना है तो इसको बनाने का मतलब क्या है हमारे पास कि यहाँ पर ये करंट आई आएगा, ठीक है, जो कि चेंज हो रहा है। और यहाँ पर हमारे पास करंट आई नॉट होगा जो कि बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ई बाय आर ही रहेगा, ठीक है। ये आई नॉट है। और जो इक्वेशन अभी हमने की थी वो क्या की थी कि दैट इज इक्वल टू वन माइनस ई। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी, ये सिंपल वाला टी है। और नीचे हमारे पास आ जाएगा टो एल जो कि किसके बराबर था, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट के बराबर था, ठीक है। अब आई नॉट की जगह पे सिंपल ई बाय आर आ जाएगा, एप्सिलॉन बाय आर। और आई की जगह पर ये ऊपर वाली चीज आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कंडीशन उन्होंने आपको ये दी हुई है। यहाँ से ई बाय आर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा ये वाली वैल्यू, ठीक है। और फिर आप वन बाई टू को जो है वो इधर लेके माइनस कर दें और ई को उठा के इधर ले जाएं वन बाई टू की जगह पे, यानी कि दोनों की जगह एक्सचेंज कर दें तो आप देखेंगे कि ये चीज़ आएगी, ठीक है। इसके बाद अगर अब आपने यहाँ से निकालना है स्मॉल टी यानी कि आम सिंपल टाइम टी, तो आप दोनों तरफ का क्या ले लें, एंटी लॉग ले लें, ठीक है। एंटी लॉग ले लेंगे, सॉरी लॉग ले लें। जब लॉग ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस टी, ये स्मॉल टी आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा टो एल, ठीक है। और यहाँ पर जिस तरफ जो है वो आ जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एल एन वन बाई टू, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जनाब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या तरीकेकार है कि आप एल एन को खोल लें, यहाँ पर आ जाएगा एल एन वन माइनस एल एन टू, ठीक है, इस तरीके से। एल एन वन जो है वो जीरो होता है, आपको पता है। तो जीरो माइनस एल एन टू हो जाएगा, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और आपने क्योंकि टी निकालना है तो आप टोएल को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सिचुएशन बनेगी। अब आपने इस सिचुएशन के अंदर जो है वो क्या डालना है, टो एल की वैल्यू डालनी है। टो एल की वैल्यू एल बाय आर है। एल ऊपर दिया हुआ है आपको, ये देखें। आर भी आपको दिया हुआ है, एल एन टू की वैल्यू 0.693 होती है, आप सबको पता है। इसको सॉल्व करके ये टाइम आ जाएगा। इसका मतलब है कि वो टाइम जिसमें आपके पास जो आपका करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का हाफ अचीव कर लेगा, यानी कि वाटर टैंक आपका 50% तक भर जाएगा और 50% अभी भरने वाला रहना होता होगा। तो ये वाला जो आपके पास है ये टाइम, ये 0.1 0 सेकेंडों का टाइम, ठीक है, हमारे पास।
सो यहाँ पर हमारे पास 10 सेकेंड्स आ गया, ठीक है, इसका टाइम। अब हम इसके सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, विच इज कॉल्ड द डिके ऑफ करंट, बिल्कुल डिके ऑफ चार्ज की तरह, ठीक है। डिके ऑफ चार्ज में जिस तरह से हम बैटरी को बाहर निकाल देते थे, बिल्कुल वैसे ही अभी भी हमने क्या करना है कि बैटरी को बाहर निकालना है, ठीक है। और बैटरी को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि स्विच को उठा के अब आप बी के साथ लगा देंगे। जैसे ही बी के साथ लगाएंगे आपकी बैटरी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और अब आपका पूरे का पूरा जो सर्किट है वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में आप सबको पता है कि हमारे पास जो हमारा करंट है वो बाय आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। और इस सिचुएशन में हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो ये बनेगा, ठीक है, और टोटल वोल्टेज यहाँ पे ये बनेगा, इन दोनों का सम जीरो होगा। यानी कि अगर आप सिंपल देखें तो ये चीज़ क्या बन रही है, ये बन रही है वी एल डेल्टा के साथ, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास बन रही है डेल्टा वी आर। जब आप इनको आपस में सम करेंगे तो जीरो बन जाएगा। ये हमने वही किरचॉफ रूल अप्लाई की है। फर्क सिर्फ ये है कि अब इसमें कोई ईएमएफ नहीं है, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आ गई इसके बराबर। अब आपने इसको फर्दर फिर से सॉल्व करना है, ठीक है, लेकिन ये सोल्यूशन थोड़ा सा आसान हो गई, मैंने आपके साथ किया हुआ है इसको। सॉल्व करने के बाद और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैंने कॉस्ट ऑफ इंटीग्रेशन को सी डैश ले लिया था। अब ये याद रखिएगा कि करंट ने अपना स्टार्ट मैक्सिमम से किया, ठीक है। ये सब कुछ कर चुकने के बाद हमारे पास आप ये देखें कि ये चीज़ आ जाएगी, और सिंपल हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। पहले वहां पर हमारे पास फर्क सिर्फ क्या है कि वन माइनस आ रहा था, लेकिन यहाँ पर अब सिंपल माइनस टो ओवर टी ओवर टो एल आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब ये करंट की वैल्यू आएगी, तो इस करंट की वैल्यू के साथ आप ये देख रहे हैं कि जो डेल्टा वी आ रहा है, अब क्योंकि करंट इसमें डिक्रीज करेगा तो आपका वी आर भी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर जो डेल्टा वी एल है ये ऑपोजिट साइड पे इंक्रीज करेगा। देखें कैसे इंक्रीज करेगा, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आपके पास ये इस तरीके से ये जीरो है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास इस तरीके से। तो आपका जो वी एल है ये इंक्रीज करेगा बट ऑन द ऑपोजिट साइड, ठीक है। ऑपोजिट साइड का मतलब ये है कि जब करंट आपका ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, तो अब आपके पास ये जो डेल्टा वी एल है, ठीक है ना, ये जो आपका डेल्टा वी एल था, ये एल डी आई बाई डी टी के साथ प्रोपोर्शनल था। मीन्स कि जब करंट यहाँ पे कम होना शुरू हो जाएगा, तो आपका जो ई एल है, यानी कि आपका बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो आप क्या करेगा, आपके करंट को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। जब सपोर्ट करना शुरू कर देगा तो वीएल आपका आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज करना शुरू कर देगा, लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड। क्योंकि अब आपके पास जो करंट है, जब आप इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो अगर पहले करंट आपका क्लॉकवाइज चल रहा था तो अब आपका करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ होगी, बिल्कुल डिके ऑफ चार्ज की तरह जैसे कि आप करते थे इसको। तो इस सिचुएशन के अंदर अब आपके पास ये बनेगी, आप ये देख रहे हैं कि ये जो जीरो है और ये माइनस के साथ आपके पास करंट चल रहा है, ठीक है, और टाइम आपका इस तरफ है, तो ये जो ग्राफ है आपका, ये डेल्टा वी एल का ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब अगर हम थोड़े से तमाम थोड़े के हम चारों के चारों ग्राफ्स को इकट्ठा करें, तो ग्रोथ ऑफ करंट का जो ग्राफ है उसमें आप देख रहे हैं कि वी आर इंक्रीज करेगा और वी एल डिक्रीज करेगा, जबकि डिके ऑफ करंट के प्रोसेस में वी आर आपका डिक्रीज करेगा। ऑफ कोर्स जब करंट डिक्रीज करेगा तो वी आर उसके साथ डिक्रीज करेगा। लेकिन अब यहाँ पे वी एल आपका इंक्रीज करेगा, लेकिन इंक्रीज वो ऐसे नहीं करेगा, वो इंक्रीज करेगा ऑपोजिट साइड पे, क्योंकि करंट ने अपनी डायरेक्शन आप क्या कर ली है, बदल ली है, ठीक है, ये इस तरीके से, राइट। तो यूं आपके पास ये चारों के चारों ग्राफ्स बनेंगे। ये ग्राफ बिल्कुल आपके आरसी सीरीज सर्किट की तरह ही है, मैंने कंपैरिजन के लिए वो भी रखे हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि वहां पे हम ग्रोथ ऑफ चार्ज करते थे और डिके ऑफ चार्ज करते थे। ग्रोथ ऑफ चार्ज में आपको नजर आ रहा है कि डेल्टा वी सी होता था, यहाँ पे डेल्टा वी आर है। चार्ज क्योंकि बढ़ता था तो वी सी भी बढ़ता था, और वी आर आपका डिक्रीज करता था। और जब चार्ज डिके करता था तो डेल्टा वी सी आपका कम होता जाता था, लेकिन डेल्टा वी आर आपका इंक्रीज करता था। जिस तरह से भी आपने वी एल इंक्रीज किए, बट ऑन द ऑपोजिट साइड आप देख रहे हैं कि ये जीरो है। बिल्कुल वैसे ही आपके पास जैसा भी आपने पढ़ा है वी एल के बारे में, बिल्कुल वही काम वी आर के साथ होता था, और यहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती थी, आपको याद होगा, ठीक है। तो बहुत हद तक सिमिलैरिटी इन ग्राफ्स के अंदर जो कि आप देख रहे हैं, बस आपने ख्याल रखना है कि ये एल आर सीरीज सर्किट का ग्राफ है और ये आरसी सीरीज सर्किट का ग्राफ है। ये चारों ग्राफ एक जगह पे बनाने की कतई जरूरत नहीं है। एलआर सर्किट के सवाल के अंदर आपने यही ग्राफ्स बनाने हैं, लेकिन ये कंपैरिजन मैंने सिर्फ इसलिए रखा है कि आप कंफ्यूज ना हो, और आप याद रखें कि वहां आपने कैसे ग्राफ्स बनाए थे और यहाँ कैसे ग्राफ्स बनाए। ऑफ कोर्स के एक वक्त में आपके पास एक ही सवाल आ सकता है। पास्ट पेपर में जो सवाल आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो थे कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ करंट इन एन एल आर सीरीज सर्किट। आप अभी देखें इसमें पहला पार्ट आया हुआ है ग्रोथ ऑफ करंट वाला, तो इसमें आपने सिर्फ ग्रोथ ऑफ करंट ही करना है। और एक और सवाल आया हुआ था कि डिराइव इक्वेशन फॉर द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये भी पार्ट ए था इन अ सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। विद रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस का मतलब क्या है कि आर है और एल लगा हुआ है।
आपने क्या करना है जनाब, इसकी इक्वेशन बनानी है फॉर द ग्रोथ ऑफ करंट के लिए। व्हाट इज meant बाय टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, तो ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट है टॉ एल, जिसकी मैंने डेफिनेशन आपको पहले बता दी। कमर्शियली जो है ये कौन सा टाइम होता है जिसमें आपका जो करंट है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू का तकरीबन कितना परसेंट अचीव कर लेता है, 0.63% अचीव कर लेता है ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, आई नॉट। ठीक है, तो इस टाइम को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट कहते हैं। राइट जी। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का हम जो लेक्चर है वो सेकंड वाले पार्ट में कवर करेंगे। ये जो इक्वेशन और इससे रिलेटेड जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये पेपर में 2-3 दफ़ा सवाल मैंने देखा है, तो ये मैंने आपको उसमें कवर करवा दिया। इसका पहला पार्ट ग्रोथ ऑफ करंट जो आया है वो भी, और दूसरा पार्ट जो नहीं आया है वो भी, क्योंकि जाहिर है कि दोनों पार्ट्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है, डिके ऑफ करंट भी और ग्रोथ ऑफ करंट भी। तो आप इसकी बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।